दोस्तों भारत में फ्लाइट बंद होने वाली है। एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनियों ने एसओएस भेज दिया है। एसओएस यानी कि सेव आवर सोल्स इमरजेंसी मैसेज। भारत की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने सरकार को अलर्ट कर दिया है कि हम अपने ऑपरेशंस बंद करने की कगार पर आ गए हैं। फ्लाइट कैंसिल हो सकती है, एयरक्राफ्ट ग्राउंड हो सकते हैं और हमें अपने प्लेन खड़े करने पड़ जाएंगे। दोस्तों एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट देश की इन बड़ी एयरलाइन कंपनियों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस यानी कि एफआईए ने सरकार को मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को नोटिस भेज दिया है और एसओएस मैसेज दिया गया है। इसमें यह कहा गया है कि एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ महंगा होने की वजह से उनका ऑपरेशन कॉस्ट 20% से ज्यादा बढ़ चुका है। घरेलू एयरलाइंस यानी कि डोमेस्टिक एयरलाइंस का कामकाज जारी रखना मुश्किल हो गया है। हालात इतने ज्यादा खराब है कि कंपनियां ऑपरेशंस रोकने की कगार पर आ गई हैं और अपने प्लेन को खड़ा करने वाली सिचुएशन में पहुंच चुकी हैं। इसलिए एफआईए ने सरकार से एक्साइज ड्यूटी और वैट घटाने की मांग करी है, जिससे एविएशन सेक्टर घाटे की भरपाई कर पाए। असल में दोस्तों अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध की वजह से कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमतें 28 फरवरी से लेकर के अब तक 45.5% तक बढ़ चुकी है। क्या भारत में हवाई सफर थमने वाला है? क्या वो दिन आ सकता है जब एयरपोर्ट खुले हों और रनवे तैयार हो लेकिन आसमान में उड़ानें ना दिखें? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियों ने सरकार को भेजे एसओएस में गंभीर चेतावनी दर्ज की है। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी कंपनियों का कहना है कि एविएशन सेक्टर भारी दबाव में है और हालात नहीं सुधरे तो फ्लाइट्स रद्द हो सकती हैं। भारत की हवाई सेवा पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। दरअसल देश के विमानन सेक्टर यानी एयरलाइन सेक्टर से इस वक्त एक बड़ी चेतावनी सामने आई है। भारत की प्रमुख एयरलाइंस जैसे एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट ने सरकार को साफ संकेत दे दिया है कि अगर एटीएफ यानी एविएशन टरबाइन फ्यूल की आसमान छूती कीमतों पर तुरंत राहत नहीं मिली तो उड़ानें बंद करने की नौबत बहुत जल्द आ सकती है। फेडरेशन ऑफ इंडियन एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को जो पत्र लिखा है उसमें ये साफ बात और गंभीर चेतावनी दर्ज कराई है और साफ कही भी है। तो अब सवाल यह है कि क्या भारत में हवाई सफर महंगा ही नहीं बल्कि कम भी होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल तो आज ये भी है कि क्या उड़ानें रुक सकती हैं और क्या एयरलाइन सच में ग्राउंड होने की कगार पर है? क्या सच में भारत में अब एयरलाइंस बंद होने वाली है, यानी कि विमान अब नहीं उड़ेंगे? आपकी अगर फ्लाइट की टिकट है तो वो कैंसिल हो जाएगी। और ये खुद जो एयरलाइन कंपनियां हैं वो ये कह रही हैं, सरकार को कह रही है कि अब हम उड़ नहीं सकते हैं क्योंकि अब हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है। पूरा मामला क्या है मैं आपको बताती हूं। अब भारत में बंद होंगी एयरलाइन, सरकार को इमरजेंसी पत्र भेजा है, एसओएस। इनफैक्ट ये कहा है कि अब हम विमान उड़ाने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो एयर इंडिया हो, चाहे वो इंडिगो हो, चाहे वो स्पाइस जेट हो, सबने एक ही बात कहा है कि भाई हम ग्राउंड कर देंगे हमारी सारी फ्लाइट्स को। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, भारत के जितने भी फ्लाइंग ऑपरेशंस होते हैं उनका 90% यही तीनों कंपनियां रन करती हैं, स्पाइस जेट, इंडिगो और एयर इंडिया। बाकी तो छोटी मोटी कंपनियां जो कुछ एक या डोमेस्टिक फ्लाइट चलाती हैं या कुछ इधर उधर जाती हैं। अगर सरकार ने हमारी मदद नहीं की तो रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको यही जानना है कि क्या सच में भारत में अब एयरलाइंस बंद होने वाली हैं? क्या आपकी जो फ्लाइट टिकट हो रखी है वो कैंसिल हो जाएगी? दूसरा है क्यों एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट लटक गए हैं? तीसरा है क्या होता है एटीएफ जिस पर ये पूरा का पूरा बवाल मचा हुआ है? चौथा है क्या चुनावों के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम आपके लिए इतने बढ़ने वाले हैं कि लिटरली आपकी पॉकेट ढीली हो जाएगी? और ऐसा दावा कौन कर रहा है? और पांचवा है ईरान और अमेरिका आखिरकार ये जंग क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? क्यों अभी तक तेल संकट जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो पा रहा है? और क्या चुनाव खत्म होते ही इसका असर आपको दिखने लगेगा? सब कुछ आसान भाषा में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और क्रूड ऑयल निकल नहीं पा रहा है और क्रूड ऑयल ही पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल का सोर्स है। अब तेल महंगा है और तेल कम है, इसलिए जेट फ्यूल भी महंगा है। पहले सरकार ने डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल की कीमतों में बढ़ोतरी को 25% पर कैप कर दिया था, यानी कि लिमिट रख दी थी। इससे ज्यादा कोई भी तेल कंपनी जेट फ्यूल की कीमतें नहीं बढ़ा सकती है। फिर अप्रैल में तेल कंपनियों ने घरेलू यानी कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए जेट फ्यूल के दाम में सिर्फ 9.2% ही बढ़ोतरी करी थी, लेकिन इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए ये बढ़ोतरी बहुत ज्यादा रही। और अब एफआईए ने बताया है कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ्लाइट्स में फ्यूल की कीमतों के डिफरेंस की वजह से उन्हें बहुत तेजी के साथ लॉस हो रहा है। पहले एयरलाइंस के कुल ऑपरेशनल खर्च में फ्यूल का हिस्सा 40% होता था, जो अब बढ़कर 60% से ज्यादा हो गया है। मतलब आधे से भी ज्यादा खर्च सिर्फ और सिर्फ फ्यूल पर हो रहा है। और ये जंप अचानक से हुआ है अप्रैल के प्राइस हाइक के बाद। और जंग की वजह से केवल फ्यूल नहीं दोस्तों, ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़ चुके हैं। इसके अलावा एयर स्पेस पर रिस्ट्रिक्शन लग चुके हैं और फ्लाइट्स को बहुत ही लंबे रूट से भी जाना पड़ रहा है। इससे फ्यूल और ज्यादा खर्च भी हो रहा है और बहुत ज्यादा वक्त भी लग रहा है। उसमें आपने देखा कि पाकिस्तान ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। पाकिस्तान कभी अपनी मिसाइल टेस्ट कर रहा है, कभी डिफेंस तैनात कर रहा है
रडार तैनात कर रहा है, चाइना उसकी मदद कर रहा है, भाई तुर्की उसे हथियार ये देखिए एक आज नया अपडेट देख लो भैया। पहली चाइना की सबसे खतरनाक पाकिस्तान को सबमरीन मिलने वाली है। AIP से लैस होगी हैंगओवर क्लास की पनडुब्बी, भारत के लिए बड़ा खतरा। चीन ने पाकिस्तान के लिए इन पनडुब्बियों को AIP यानी एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्स टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। यह तकनीक पनडुब्बियों को हफ्तों तक पानी के नीचे रखने में मदद देती है और अब ये हफ्तों तक पानी के नीचे रह सकती है। इससे पनडुब्बियों के लिए छिपकर हमला करना या लंबी लड़ाई के दौरान दुश्मन के क्षेत्र में कई दिनों तक छिपकर रहना आसान हो जाता है। चीन और पाकिस्तान की बढ़ती सैन्य दोस्ती का एक और उदाहरण सामने आया है। चीन ने पाकिस्तान को 8 नई और उन्नत हंगोर श्रेणी की सबमरीन देने का वादा किया था। इनमें से तीसरी सबमरीन अब पाकिस्तान को चीन ने सौंप दिया है। माना जा रहा है कि ये कदम हिंद महासागर में पाकिस्तान की ताकत को बढ़ाने और भारत के आसपास उसकी मौजूदगी को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है। खबरों के मुताबिक इस पनडुब्बी का लॉन्चिंग सेरेमनी चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में हुआ। इससे पहले इस साल मार्च में दूसरी पनडुब्बी पाकिस्तान को दी गई थी कि आधुनिक युद्धपोत और अन्य हथियार। ग्वादर पोर्ट के विकास से लेकर अरब सागर और हिंद महासागर में चीन की गतिविधियां लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पाकिस्तान की नौसेना को ताकतवर बनाना दोनों देशों की साझा रणनीति मानी जा रही है। हिंद महासागर और अरब सागर की रणनीतिक समीकरणों में एक बार फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसकी वजह है चीन और पाकिस्तान के बीच तेजी से मजबूत होता रक्षा सहयोग। और इस पर यह है कि चीन अब पाकिस्तान नौसेना को अत्याधुनिक AIP तकनीक से लैस हैंगओवर क्लास पनडुब्बियां सौंपने जा रहा है। यह सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है बल्कि दक्षिण एशिया की समुद्री शक्ति संतुलन को प्रभावित करने वाली ऐसी घटना है जिस पर भारत समेत दुनिया की निगाहें टिकी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हैंगओवर क्लास पनडुब्बियां कितनी खतरनाक है, AIP तकनीक क्या है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आखिरकार भारतीय अपनी औकात पर आगे, अपनी जो उनको औकात पता है। वैसे वो ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन अब उनकी औकात ये है कि उनकी जो एयरलाइंस है वो बंद होने जा रही हैं। आपको मैं सुनाता हूँ अभी किस तरह से उनकी चीखें निकल रही हैं। एक तो वजह है कि जो फ्यूल की प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा है और दूसरी जो कि एयर स्पेस है, पाकिस्तान ने वैसे ही एयर स्पेस जो है ना बंद की है, तो इस वजह से भी उनका बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और इसी तरह से जो है चाइना से जो उनके बकौल पनडुब्बी जिसको बोलते हैं हम, आप तो बोलते हैं सबमरीन, चीन ने पाकिस्तान के हवाले किया। AI से लैस है और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो नेवी है उसमें जो एक पावर आई है, डिफेंस सिस्टम बहुत ही मजबूत बना है, तो उसको लेकर इंडियन मीडिया पर बहुत ज़्यादा शोर है। इसी तरह से परवीन सुहाने इंडियन मीडिया पर बैठकर इंडिया को औकात दिखाता है। आप सुनते जाएं, एंजॉय करते जाएं, इंडियन मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है देखते जाएं और एंजॉय करते जाएं। अब जो मिलने वाली है कुछ ही दिन के अंदर पनडुब्बी चाइना के द्वारा पाकिस्तान को, इससे पाकिस्तान की नौसेना महाशक्तिशाली होगी। भारत की नौसेना के लिए बड़ी तकलीफ वाली बात होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी और यह बात खुद भारत के अखबारों में भी छपने वाली है कल। दोस्तों, उधर पाकिस्तान जितना ताकतवर होता जा रहा है चाइना की मदद से, अब लग रहा है कि चाइना और पाकिस्तान और भी कई डील करने वाले हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ चाइना का दौरा करने की तैयारी में हैं। पहले से ही पाकिस्तान के राष्ट्रपति चाइना में हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के CEO डायरेक्टर से मिल रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने चाइना के कंपनियों को इनवाइट किया है कि आप हमारे मुल्क में आइए, प्लांट लगाइए, काम करिए, हम आपके साथ काम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब के जो एम्बेसडर हैं उनसे पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है। सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, तमाम टॉप के देशों से पाकिस्तान इस वक्त बेहतरीन संबंध बना चुका है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो भारत की सुरक्षा से जुड़ा है और जिस पर सबका ध्यान जाना जरूरी है। हाल ही में चीन ने पाकिस्तान को एक और खतरनाक पनडुब्बी सौंप दी है। ये पनडुब्बी हंगोर क्लास की है और ये कोई मामूली सबमरीन नहीं है।
ये एडवांस तकनीक से लैस है और इतनी ताकतवर है कि दुश्मन को बिना पता चले पानी के नीचे से हमला कर सकती है। पाकिस्तान अगर राजनयिक तौर पे देखा जाए, डिप्लोमेटिकली, तो शायद उसका ऐतिहासिक दौर चल रहा है जहां पूरे तरीके से विश्व शांति का केंद्र बन गया है पाकिस्तान। एक ऐसा देश जिसको हम पूरी दुनिया में आतंकवाद के मुद्दे पर साइड लाइन करना चाहते थे, हाशिए पर फेंकना चाहते थे। हमने बड़ी मेहनत की इसको लेकर। ये पूरा वाकया, इसको 1 साल गुजर चुका है पहलगाम से शुरू होकर और फिर ऑपरेशन सिंदूर, और उसके बाद अब ये लम्हा आया है। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी, जिसने, मैं कहूँगी, जिनके दौर में ही एक ऐतिहासिक गलती, अगर वो मानेंगे कभी, तो ये हुई कि वो इजराइल चले गए। तो अब इस पूरे मामले पर अगर वाकई पाकिस्तान ये सुलह करा पाता है, ये सीज फायर हो पाती है, तो उसका जो पूरी दुनिया में है स्टेटस वो क्या होगा। और भारत जो उससे कई गुना, 5-6 गुना बड़ा देश है, बड़ी इकोनॉमी है, तो क्या इस बदलते हुए वर्ल्ड ऑर्डर में जो ईरान जंग की वजह से जिस तरह से डिफाइन हो रहा है पूरी दुनिया की जो तरतीब है, उसमें अपनी जगह हम कहाँ देखते हैं? क्या पाकिस्तान के बरक्स हमें अपनी जगह देखनी चाहिए या बाकी पूरी दुनिया के बरक्स देखनी चाहिए? तो ये बताइए शीतल जी कि इस पूरी ईरान जंग पे मैं आपको लेकर आती हूँ जी। पिछले 50-60 दिनों में जो भी कुछ हुआ, इसका जो भी एक आखिर में रिजल्ट, तो देखिए जो कितना भी लंबा हो वो आखिर में तो शांति पे ही खत्म होता है जी। इस पूरे युद्ध को और युद्ध के कवरेज को भारत में टीवी, यूट्यूब के स्पेस में आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, भारत में कोई भी बात हो, हमारा जो सामाजिक विमर्श लेड बाय हमारे मीडिया के जो हो गया है, वो मुसलमान और पाकिस्तान पर केंद्रित होता है। क्योंकि हमने एक परमानेंट विलेन बना लिया है आज के समाज को में राजनीति करने के लिए, और जो कि राजनीति इंजन होती है तो फिर वो सारी चीज़ों को या तो नष्ट करती है या उसको आगे ले जाती है। तो ये हमने एक फैसला कर लिया है, हम इस पे चल रहे हैं काफ़ी दिनों से। अब हम जैसे बहुत सारे आलोचक उसको कहते हैं कि हम एक गलत रास्ते पे जा रहे हैं, एक्सीडेंट करेंगे और अराजकता में डूब जाएंगे। जो उसके समर्थक हैं उनको लगता है कि नहीं, यही रास्ता है और इसी से वो तरक्की करेंगे। हमें तो नहीं लगता कि हम जहाँ और जिस राह पे चल रहे हैं, जो पाकिस्तान बैशिंग और मुसलमान को टारगेट करने का है, ये हमें कहीं लेके पहुंचेगा। लेकिन शीतल जी, यहाँ एक बात समझ में नहीं आती। फिलिस्तीन पर जब 2 साल तक नरसंहार हुआ तो हमने देखा कि फिलिस्तीन को डिमोनाइज किया गया। उन मरते कट्टे लोगों पर जिस तरह का कवरेज हुआ, बहुत हैरान कर देने वाला था। न सिर्फ कि हमारी हिंदुस्तानियत बल्कि हमारी इंसानियत पे भी सवाल पैदा करने वाला था। लेकिन ये केस ईरान के मामले में नहीं है। ईरान की तारीफें हो रही हैं, ईरान के कसीदे गढ़े जा रहे हैं। ये बदलाव क्यों देख रहे हैं? अगर मुस्लिम ही फैक्टर है तो ये क्यों है ये बदलाव? शुरुआत वैसे नहीं हुई थी, शुरुआत ईरान के साथ भी वैसे ही हुई थी। उसमें हुआ यह है कि इधर उनकी नीतियों से बहुत सारे राइट विंग के बड़े बड़े नाम असहमत होना शुरू हो गए। ये यही नहीं है, दुनिया भर में हो रहा है। हंगरी में देखिए परिवर्तन हुआ, और अमेरिका में ट्रम्प के मामले में उनके प्रशासन के बहुत सारे लोग, उनके समाज के बहुत सारे लोग, या मीडिया में बहुत अच्छे चेहरे हैं, सब एक तरफा उनकी फॉली को उंगली मतलब बता रहे हैं, उंगली रख के कि ये गलत है। हमारे यहाँ ये काम भी हमारे यहाँ भी शुरू हुआ है। आप जनरल बख्शी को आजकल देखें, आप उनको देखें, क्या ना वो रंगनाथन आजकल बहुत सारी चीज़ों के बड़े भयानक आलोचक हैं, बहुत सारी चीज़ों के अभी वो समर्थक हैं। लेकिन जैसे नोटबंदी है, नोटबंदी पे अभी मुझे किसी ने वीडियो भेजा, मैं आपके यहाँ आते समय देख रहा था कार, मैं उसको 3 बार मैंने देखा कि कहीं इसमें AI वगैरह तो नहीं है। जो आर्थिक असफलताएं हैं अब वो इतनी बड़ी हो रही हैं कि आप उनको छुपा नहीं सकते। पहले तो आपने आंकड़ों में बाजीगरी की, झूठ बोला, मीडिया से झूठ बुलवाया और बहुत सारी चीजें की, लेकिन अब वो इतने बड़े आंकड़े होते जा रहे हैं कि आप उसे अब ढक नहीं सकते। अब वो एकदम फट रहे हैं। ये ठीक है, आप उसमें कभी लेकिन क्या इसमें ईरान में खासकर क्या ये भी एक वजह है कि हमारे यहाँ भारत में कितना भी दक्षिण पंथ हो, मुस्लिम नफरत हो, प्रो गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा हो, लेकिन एक एंटी इंपीरियलिज्म जो स्ट्रीक है, कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद के खिलाफ भावना, क्योंकि कई सौ साल हमने उस साम्राज्यवाद को सहा है। क्या ईरान के मामले में कि एक अंडरडॉग जब इतनी बड़ी पावर की पिटाई कर रहा है, उसके ऊपर बमबारी कर रहा है और वाकई देखते देखते एक तरह से हार रहा है अमेरिका, तो क्या हम खुश हो रहे हैं और थोड़ी देर के लिए मुस्लिम नफरत भूल रहे हैं? एक सच से वो चीज़ बदली है। मैं इसको बहुत ढंग से मॉनिटर करता हूँ, सीरियसली इस पर टाइम देके करता हूँ। पहले हफ्ते सारे भारतीय दक्षिण पंथ को और दुनिया भर के दक्षिण पंथ को ये उम्मीद थी कि 3-4 दिन में ईरान की लीडरशिप को, जैसे पहले ही दिन आ गया खमनेई मारे गए,
उनको लगा कि जब हमने ही मार दिए गए, यानी अभी 1-2-3 दिन में सब पटरा हो जाएगा। खल्लास। मैं नाम नहीं लूंगा, सब अपने मित्र हैं, 1-2 साल ऊपर नीचे के हैं, सब बड़े बड़े उस पे रहे हैं, सब उस समय तालियां बजा रहे थे। आप देख लीजिए कि अभी 2-3 दिन में वेनेजुएला होने वाला है इसका और रिजीम चेंज होगी। उसी तरह की कल्पनाएं उनके प्रोग्राम्स में, उनके भाषणों में, उनकी सोच में, उनकी टिप्पणियों में, उनके कमेंट्स में भरी हुई थी। जब युद्ध ने पलटना शुरू किया और जब हमारे सैनिक विशेषज्ञों ने, जिसमें निश्चित तौर पर इसमें बहुत बड़ा रोल, मैं उन्हें फरफराती मूंछों वाला जनरल कहता हूं, उनके टिल्ट से आया। अच्छा। क्योंकि वो बहुत पॉपुलर हैं टीवी चैनलों में, लेकिन आप अचरज करेंगे उन्हें बहुत सारे चैनलों ने पहले 10 दिन बुलाया नहीं, क्योंकि 1-2 जगह जब उन्होंने बोल दिया कि नहीं ईरान जीतेगा इस लड़ाई में, ये वजह है। 1-2 जनरल तो ऐसे हैं जो चीजों को सिस्टमेटिकली कहते थे, वरना हमारा ये पूरा डायस्पोरा ताली बजाने के लिए बैठा था। फिर उसकी समस्या हुई कि उसको 6 महीने से ये भी अच्छा नहीं लग रहा कि ट्रंप जो मोदी साहब के बारे में कर रहे हैं। तो ये बात बताइए, आपकी बात ये वो वजह कि चूंकि ट्रंप साहब को भी वो नापसंद करने लगा है, हिम्मत नहीं उसकी हो रही थी, क्योंकि उसके लीडर की हिम्मत नहीं हो रही थी, तो वो कंफ्यूजन में था। लेकिन चाहता वो था कि ट्रंप जीते, इजराइल जीते। देखा नहीं आपने, एक वो है, पता नहीं अपने को मेजर कर्नल कुछ कहता है, 5-6 साल उसकी नौकरी थी, लेकिन टेलीविजन चैनलों में बड़ा हीरो है हमारी। हाँ, हमारी तमाम विदेश नीति पर ऊट पटांग बातें करता रहता है, जिसको सरकार भी इंडोर्स नहीं करती, लेकिन सरकार उसको यूज करती है। तो एक्चुअली गौरव आर्या जो सोचता समझता बोलता है ना, सोचते ये सब वैसा ही थे। वो तो उनकी मजबूरी हो गई कि वो नतीजा उल्टा होने लगा, तो उन्होंने पाला बदलना शुरू किया। और वो जो लोग 1 हफ्ते से पहले ऑबिचुरी लिख चुके थे ईरान की, और उनके अपने पुराने कार्यक्रम को देख नहीं पाएंगे, अब खुद देखें अगर तो उन्होंने पहले बदलना शुरू किया। ये बदलते भी बड़ी तेज है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो? आपने देखा किस तरह से इंडियन मीडिया, भारतीय मीडिया जो है उस पर चीखों का समय है। हम अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ऐसे ही तरक्की करता रहेगा और हमारे पड़ोसियों को ऐसे ही आग लगती रहेगी, उनकी चीखें निकलती रहेगी। तो दोस्तों, अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।